गुड मॉर्निंग एवरीवन। माइनिंग ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हॉलेज एमसीक्यूज हमारा सीरीज सीसीएल 2020 सीरीज में चल रहा है। यह है हॉलेज एमसीक्यूज का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड एट प्लेसेस वेयर ट्रैवलिंग रोडवे क्रॉसेस द कन्वेयर रोडवे। जहां पर ट्रैवलिंग रोडवे कन्वेयर रोडवे को क्रॉस करता है वहां पर निम्न में से कौन सी चीज प्रोवाइड कराना जरूरी नहीं है? क्रॉस ओवर ब्रिज, क्रॉस अंडर ब्रिज, सुटेबल डिवाइस अप्रूव्ड बाय मैनेजर, या फिर नन ऑफ द अबव। निम्न में से कौन सी चीज प्रोवाइड कराना जरूरी नहीं है? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, सभी के आंसर गलत होते हुए। तुक्का ना मारने बैठ जाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि मैनेजर नहीं, आपका रीजनल इंस्पेक्टर होना चाहिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये चीज प्रोवाइड कराना जरूरी नहीं है भाई, मैनेजर के द्वारा नहीं होता, रीजनल इंस्पेक्टर के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। What must be the factor of safety of haulage equipments? एकदम हलवा क्वेश्चन। 6, 7, 8, 10 haulage equipments का फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बिल्कुल, एक मार्क गया ना पिछले क्वेश्चन में। छोटी सी चीज थी। कितना होना चाहिए haulage इक्विपमेंट्स का? नहीं नहीं, 8 बोलो, 8 सी। हम्म। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हॉलेज इक्विपमेंट्स का जो है तो आपका होना चाहिए 7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल। तुम्हारा नाम लिख लिया है, हो जाएगा सिलेक्टेड अब। 94, रेगुलेशन नंबर 94 चेक करिए, इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी इंश्योर्ड बाय टेस्टिंग एट एन इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 3 years इन केस ऑफ हॉलेज इक्विपमेंट? हॉलेज इक्विपमेंट्स के केस में निम्न में से क्या क्या चीजें हर 3 साल में हम इंश्योर करते हैं? निम्न में से कौन सी चीज हम हर 3 साल में इंश्योर करते हैं? ठीक है, हॉलेज इक्विपमेंट्स की कौन सी चीज हम हर 3 साल में टेस्टिंग करके इंश्योर करते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मैक्सिमम स्टेशनरी लोड के रिलेशन में। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैक्सिमम काइनेटिक लोड के रिलेशन में। मैक्सिमम स्टैटिक लोड इन रिलेशन टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन रिलेशन टू मैक्सिमम पोटेंशियल लोड। वेरी गुड एवरीवन, सभी ने सी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। आपका आंसर नंबर सी इज द रॉन्ग आंसर, ये नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? है ना, कुछ भी।
देखिए क्या बोलता है आपका रेगुलेशन, पढ़िए सब रेगुलेशन, रेगुलेशन 94 का सब रेगुलेशन नंबर 5 क्या बोल रहा है भाई उसमें, क्या बोल रहा है? हर एक कंपोनेंट कपलिंग का एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी होना चाहिए 7 साल में, सॉरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होना चाहिए जो कि 7 से कम ना हो, नॉट लेस देन 7 in relation to maximum static load, मैक्सिमम स्टैटिक लोड के रिलेशन, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैक्सिमम स्टैटिक लोड से रिलेशन होना चाहिए, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम निकालेंगे मैक्सिमम स्टैटिक लोड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो पहली चीज तो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी आगे होना चाहिए और मैक्सिमम स्टैटिक लोड बाद में होना चाहिए। हम मैक्सिमम स्टैटिक लोड नहीं निकालेंगे, हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे मैक्सिमम स्टैटिक लोड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे मैक्सिमम स्टैटिक लोड के रेस्पेक्ट में हर 3 साल में, हर 3 साल। अब स्टैटिक लोड को बोलते हैं क्या, स्टेशनरी लोड भी बोलते हैं। आपने बोला कि आपका स्टैटिक लोड निकालोगे हर 3 साल में फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के बाद, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लोगे उसके बाद आप मैक्सिमम स्टैटिक लोड निकालोगे। लेकिन ऐसा नहीं है ना यार, आपको तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है ना मैक्सिमम स्टैटिक लोड के रेस्पेक्ट में, और मैक्सिमम स्टैटिक लोड को बोलते हैं स्टेशनरी लोड। क्या होता है ये स्टैटिक लोड है क्या यार, ये बताओ पहले, पता करके आना स्टैटिक लोड क्या होता है। स्टैटिक लोड चलो बता देते हैं। स्टैटिक लोड मतलब कि कोई भी डब्बा मान लो रखा है, कोई भी डब्बा मान लो रखा है, इसको हमारा सागर धक्का दे रहा है, फोर्स लगा रहा है सागर, ठीक है। सागर ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, डब्बा बोला ना मैं ना हिलूंगा, मैं भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा। सागर बोला रुक 15 न्यूटन का लगाता हूं, डब्बा बोला ठीक भाई मैं भी लगाता हूं 15 न्यूटन का, तुम भी देगा। चलो अगले में तुम इनको काम पे लगा देंगे। तो यहां पर आपका जितना सागर फोर्स लगा रहा है जितने न्यूटन का, डब्बा भी उतने ही न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब इसमें यह हुआ एक समय के बाद 20 न्यूटन तक तो इस डब्बे ने बकायदा 20 न्यूटन तक तो इस डब्बे ने बकायदा अपना पूरा लोड लगाया, पूरा फोर्स लगाया। जैसे ही 20.9 न्यूटन हुआ, या 20.1 सॉरी 20.1 न्यूटन हुआ, धीरे से डब्बा मूव करना स्टार्ट हुआ। सागर बोला हाँ इसको तो यही ताकत में मूव किया जा सकता है। तो 20 न्यूटन तक जो फोर्स सागर ने लगाया वो स्टैटिक फोर्स है, मतलब रुकी हुई चीज जितना रेजिस्टेंस कर रही है, जितना प्रतिरोध कर रही है, उतना फोर्स आपका रुकने के लिए, जितना मतलब रुकने के लिए कोई चीज मूव ना करने के लिए, मूव ना करने के लिए जितना फोर्स लगा रहा है सामने वाला,
वही फोर्स आपका स्टैटिक लोड होगा या स्टैटिक फोर्स होगा, स्टेशनरी फोर्स होगा। ठीक है, ये सब चीजें थोड़ा ऐसे समझ के चलिए, बेसिक चीज है एकदम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the distance between two tubs is less than 10 meters, then it is said to be in। दो टब्स के बीच की दूरी अगर 10 मीटर से कम है तो उन्हें क्या कहा जाएगा? अनकंट्रोल्ड टब्स, क्लोज प्रेसिशन, क्लोज सक्सेशन, क्लोज टू ईच अदर। तो क्या कहा जाएगा? क्लोज सक्सेशन इज द राइट आंसर, कि ये दोनों बहुत पास पास है। ठीक है, ऐसा माना जाएगा। अरे किंगसुक काहे कॉपीराइट मस के पड़ा है जी? ये कॉपीराइट का साइन है। Which of the following shall be used by the persons to take tubs down the gradient? निम्न में से कौन सा चीज व्यक्तियों के द्वारा यूज होना चाहिए किसी भी चीज को डाउन द ग्रेडियंट ले जाने के, टब्स को डाउन डाउन द ग्रेडियंट मतलब नीचे ढलान में नीचे साइड ले जाने के लिए व्यक्तियों के द्वारा क्या यूज किया जाना चाहिए? बफर, डॉग्स, सेफ्टी कैचेस, स्प्रैग्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्प्रैग्स यूज होना चाहिए। ठीक है, question number 6, which of the following is not a precaution while taking the tubs down the gradient of more than 120? निम्न में से अगर आप मतलब टब को 1/20 से अधिक के ग्रेडियंट पर लेके जा रहे हैं नीचे साइड, ठीक है, ढलान में नीचे साइड लेके जा रहे हैं, तो निम्न में से कौन सा प्रिकॉशन आपको नहीं लेना जरूरी है? कौन सा प्रिकॉशन लेना जरूरी नहीं है? टब्स के सामने चला जाएगा, टब्स को पीछे से कंट्रोल करेगा अगर इन पोजीशन है। ठीक है, यूज स्प्रैग्स टू टेक डाउन द ग्रेडियंट, स्प्रैग्स का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, टब्स के सामने चला जाएगा। टब्स के सामने नहीं जाना है यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी डन इन केस ऑफ टब्स स्टैंडिंग ऑन अ ग्रेडियंट ऑफ मोर देन 1/20? अगर आपका टब 1/20 के ग्रेडियंट से अधिक ग्रेडियंट पर खड़ा है तो निम्न में से आप क्या करोगे? लोकोमोटिव के साथ वो सिक्योरली कपल्ड होना चाहिए, इफेक्टिवली उसमें ब्लॉकिंग करके रखेंगे उसके आगे, हॉलेज रोप के साथ बकायदा अच्छे से चेनिंग करके रखेंगे, चैंड करके रखेंगे, या ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is not prohibited as per CMR 2017 in case of haulage? CMR 2017 के अनुसार हॉलेज के केस में निम्न में से किस चीज पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है? अनकपलिंग का जो काम है ग्रेडियंट पर होना चाहिए, कपलिंग शैल बी डन व्हेन एंडलेस रोप इज इन मोशन, पर्सन शैल राइड ऑन एनी टब और हॉलेज रोप, नन ऑफ द अबव। आज मेरे को लग रहा है एक एक नंबर और जाएगा सबका। मतलब कि ग्रेडियंट पे अनकपलिंग या कपलिंग का काम कभी भी नहीं करना है। ठीक है, ग्रेडियंट पे अगर आपका टब है तो वहां पर अनकपलिंग और कपलिंग का काम नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में क्या बोलता है? हॉलेज रोप
या टब पर कोई भी व्यक्ति राइड करेगा। तो ये चीज तो प्रोहिबिटेड है ना, ये चीज तो प्रोहिबिटेड है। आपका ग्रेडियंट पर अनकपलिंग करेंगे, ये भी प्रोहिबिटेड है, ठीक है, अनकपलिंग नहीं करना है। नन ऑफ दी अबव तो आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये चीज प्रोहिबिटेड नहीं है। कपलिंग या अनकपलिंग का काम एंडलेस रोप के केस में, अगर आपका एंडलेस रोप मोशन में है तब भी कर सकते हैं, ये चीज प्रोहिबिटेड है ही नहीं। Except where haulage is effected by means of an endless rope. Except where haulage is effected by means of an haulage rope. The coupling and uncoupling of the tub as well shall be done only when the tub or set of tubs and the rope is if connected to set is not in motion. समझे? एंडलेस रोप के अलावा, एंडलेस रोप के अलावा कपलिंग और अनकपलिंग का काम तभी करेंगे जब आपका टब मोशन में ना हो, रोप मोशन में ना हो, ठीक है। लेकिन अगर एंडलेस रोप है तो मैं करूंगा, ये चीज तो प्रोहिबिटेड नहीं है, ये प्रतिबंध नहीं लगाया गया साफ साफ, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। रेगुलेशन नंबर 94, सब रेगुलेशन नंबर 12, 13 एंड 14। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, है ना। What must be the factor of safety of haulage ropes? haulage rope का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए? 7, 8, 9, 10 से कम नहीं होना चाहिए। तो 8 से कम तो नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रोप शैल नॉट बी यूज्ड इन डायरेक्ट हॉलेज? हॉलेज, डायरेक्ट हॉलेज में के केस में कौन सा रोप यूज नहीं करेंगे? कैप्ड रोप, स्प्लाइस्ड रोप, रीकैप्ड रोप या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो हॉलेज रोप, डायरेक्ट हॉलेज के केस में आप जो है तो स्प्लाइस्ड रोप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अरे रिकैपिंग होता है भाई, काहे आंसर दे रहे हो रिकैपिंग वाला या कैपिंग वाला? ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, ये तो किया जाता है रिकैपिंग और कैपिंग। मेन स्प्लाइस्ड रोप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है डायरेक्ट हॉलेज के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स ऑफ हॉलेज रोप शैल बी मेंटेन? हॉलेज रोप के कौन से रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने चाहिए? हॉलेज रोप का साइज, कंस्ट्रक्शन एंड क्वालिटी, सप्लायर का नाम, डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, या फिर इनमें से सारी डिटेल्स होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये तो बड़ा हर हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी द विड्थ ऑफ ट्रैवलिंग स्पेस फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन इन अ कन्वेयर रोडवे? कन्वेयर रोडवे में ऑब्स्ट्रक्शन फ्री जो ट्रैवलिंग स्पेस प्रोवाइड करा रहे हो उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 1.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, या 2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, which of the following precautions is not required to be taken in case of roadway conveyors? रोडवे कन्वेयर के केस में निम्न में से कौन सा प्रिकॉशन लेना जरूरी नहीं है? ठीक है, कौन सा प्रिकॉशन लेना जरूरी नहीं है? तो ट्रैवलिंग स्पेस दो 1 मीटर का, अरे ये तो जरूरी है। वुडन प्रॉप और सपोर्ट के अगेंस्ट जो है तो स्क्रैपिंग, रगड़ खाने से रोकना है, बिल्कुल ये भी प्रिकॉशन लेंगे। सिक्वेंशियल कंट्रोल जो है तो प्रोवाइड कराना है अगर बहुत सारे बेल्ट कन्वेयर्स को हम सीरीज में यूज कर रहे हैं, ये भी जरूरी है, सिक्वेंशियल कंट्रोल भी। फुल कोड स्विच स्टार्टिंग पॉइंट में प्रोवाइड कराना है ताकि कन्वेयर को स्टार्ट किया जा सके, तो ये जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट जरूरी, दिस इज नॉट जरूरी।
तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यह तो एक प्रकार का प्रिकॉशन नहीं है, क्योंकि पुल कोड स्विच तो जो है तो अलोंग द लेंथ ऑफ द कन्वेयर बेल्ट होता है, एंड वो कन्वेयर बेल्ट को रोकने का काम करता है, स्टॉप करने का काम करते हैं, स्टार्ट बोल रहा है, ठीक है, और अलोंग द पूरे लेंथ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is used to warn persons of imminent dangers due to starting of the belt conveyor? बेल्ट कन्वेयर जब चालू होता है तो एक टुई 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 की आवाज आने लगती है। अरे श्रेयक, वो वाइंडिंग का केस है, हॉलेज में नहीं। टुई टुई की आवाज आने लगती है, तो वो जो टुई 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 की आवाज आती है कि हाँ वार्निंग दे रहा है कि हाँ भैया कन्वेयर बेल्ट चालू हो चुका है, तो वो कौन सा डिवाइस होता है? एंकरिंग, फुल कोड स्विच, सिक्वेंशियल कंट्रोल या प्री स्टार्ट वार्निंग अलार्म? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, who will formulate the code of practice for safe installation, operation, maintenance and use of conveyor belt? कन्वेयर बेल्ट का सेफ इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस और यूज के लिए एक कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाया जाएगा। वह कोड ऑफ प्रैक्टिस कौन बनाएगा? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर मैनेजर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मैनेजर के द्वारा बनाया जाता है। मंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, how many days before commencement of installation of belt conveyor code of safe practice shall be sent to regional inspector? अब आपको कन्वेयर बेल्ट का इंस्टॉलेशन करना है, तो कम से कम इंस्टॉलेशन का जिस दिन भी डेट है उसके कम से कम कितने दिन पहले आपको जो है तो कोड ऑफ सेफ प्रैक्टिस जो है तो रीजनल इंस्पेक्टर को मैनेजर के द्वारा भेज दिया जाना चाहिए? तो 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कम से कम 30 दिन पहले भेज दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, how many days before commencement of use of belt conveyor for man riding code of safe practice shall be sent to regional inspector? अब कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल करना है मैन राइडिंग के लिए, तो इसके लिए भी कोड ऑफ सेफ प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा, और ये कोड ऑफ सेफ प्रैक्टिस जो है मैनेजर बना के रीजनल इंस्पेक्टर को कम से कम कितने दिन पहले दे देगा? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, who among the following will be responsible for the implementation of code of practices of conveyor? जो कन्वेयर का कोड ऑफ सेफ प्रैक्टिस बनाया गया है उसको लागू करवाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? हाँ यार, चीफ इंस्पेक्टर होगा, सॉरी गलत हो गया, वहां पे हो गया, आंसर सही है, चीफ इंस्पेक्टर कर देंगे, उसको कर देते हैं अभी। कॉम्पिटेंट पर्सन, ऑफिशियल, इंजीनियर, ओवरमैन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इंजीनियर। मैनेजर कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं होता है ना सर? नहीं यार, मैनेजर अपने आप को ही कैसे अपॉइंट करेगा? तो फिर इंस्पेक्शन कौन करेगा पूरी माइंस का? ऑफिशियल, हाँ ऑफिशियल होता है बॉस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कन्वेयर बेल्ट शैल नॉट ऑटोमेटिकली स्टॉप? निम्न में से किस केस में कन्वेयर बेल्ट ऑटोमेटिकली बंद नहीं होना चाहिए? स्पिलेज, ब्रेकेज, हीटिंग, ट्रांसपोर्टिंग? हाँ, इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैनेजर और इंजीनियर दोनों जिम्मेदार होते हैं, ठीक है।
तो ऑटोमेटिकली कन्वेयर बेल्ट में आपको ऐसा फंक्शन करना है कि अगर मान लीजिए उसमें से स्पिलेज हो रहा है, मतलब मटेरियल कन्वेयर बेल्ट के बाहर गिर रहा है, या बीच में से कन्वेयर बेल्ट कभी भी टूट गया, या फिर आपका कन्वेयर बेल्ट किसी चीज से रगड़ खा के हीटिंग हो रहा है, आग लग गई है, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट में कुछ भी केस हुआ, तो उस केस में आपका कन्वेयर बेल्ट ऑटोमेटिकली बंद होना चाहिए, हो जाना चाहिए, ठीक है। स्पिलेज मतलब उससे मटेरियल बाहर गिर रहा है कन्वेयर बेल्ट से। ट्रांसपोर्टिंग में आपका जो है तो ऑटोमेटिकली नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट यार ट्रांसपोर्टिंग के लिए ही तो यूज होता है, और अगर ट्रांसपोर्टिंग करने पे बंद ही हो जाएगा तो फिर किस बात का यूज, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, which of the following haulage equipments will not be examined at least once in every 24 hours? निम्न में से कौन सा हॉलेज इक्विपमेंट 24 घंटे में एक बार जो है तो एग्जामिन नहीं किया जाएगा? हॉलेज इंजन, ब्रेक व्हील, सिग्नलिंग सिस्टम, रोप। सिग्नलिंग सिस्टम, रोप। सिग्नलिंग सिस्टम का सही है ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर। सिग्नलिंग सिस्टम का आपका नहीं दिया हुआ है कि 24 आवर्स में कहीं पर भी इसका क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा, कहीं पर भी नहीं दिया हॉलेज वाले चैप्टर में। आई थिंक सो नहीं दिया है, कॉलेज वाले चैप्टर में नहीं दिया है, वो वाइंडिंग वाले चैप्टर में दिया है कि 24 घंटे में होना चाहिए, ठीक है। कॉलेज वाले चैप्टर में आपका जो 98 रेगुलेशन है, कन्वेयर बेल्ट, आपका कन्वेयर बेल्ट जो है तो स्पिलेज होने लगता है ओवरलोडिंग करने पे। तो रेगुलेशन में नहीं दिया है मृगेंद्र, मैं रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा हूँ। रेगुलेशन में आपका सिग्नलिंग सिस्टम नहीं दिया है। बाकी ठीक है, इसकी जगह मैं दूसरा ऑप्शन डाल दूंगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा ना बाद में आपका। क्वेश्चन नंबर कौन सा सुधारना था, कौन सा क्वेश्चन सुधारना था, ये वाला 17th वाला, है ना, ठीक है। CIM मैं एक बार चेक कर लूंगा फिर बता दूंगा आपको, एक बार चेक कर लूंगा सोनू रेगेल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में, ठीक है। और देखो इन सब का ना बहुत फायदा होता है, आप लोग को ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ इनके बहुत फायदे हो रहे हैं, आपको आपको खुद समझ में आ रहे होंगे कि हम जो पहले चीजें देख नहीं पाते थे, जैसे एक्सेप्ट एंडलेस वाला क्वेश्चन देख लो, वो चीज हमने कभी मतलब इतना ध्यान से पढ़ा ही नहीं। अब आज जब हम इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें वो सारी चीजें हमको दिखता है, ठीक है, वो सारी चीजें हमको बकायदा दिखने लगी कि अच्छा ये यहाँ पे ये चीज था। दूसरा, अब मुझे अच्छा क्या लगता है कि मैं बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे लगता है कि आपसे नहीं बनेगा, लेकिन अब वो भी आपसे बनने लगता है, वो भी आप लोग कर लेते हो। इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है इस टाइप के क्वेश्चंस की कि अब आपका एग्जाम में, एक वो समय था जब ईसीएल ने इस टाइप के क्वेश्चंस का ट्रेंड स्टार्ट किया था, है ना, तब लगता था कि यार ये क्या कहां से पूछ रहा है, ठीक है, कहां से आखिर पूछ कहां से रहा है। आज वही चीज हमें समझ में आने लगी है कि आखिर कहां से पूछ रहा है, कहीं दूसरी जगह से नहीं है, सब यहीं से है।
तो ये बेनिफिट्स हैं हमारे प्रैक्टिस करने के, मेरी और आपकी, खास तौर पे आपकी मेहनत का, जो आप लोग इतना उसी के साथ पढ़ भी रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हमें रेगुलेशन भी इस टाइप से पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई, इतनी मेहनत कर रहे हो तो और करो। इस बार तगड़े तरीके से पेपर जाएगा, पूछ ले इस बार तो चैलेंज करना वहां पे खड़े होके एग्जाम हॉल में कि भाई तू पूछ, तू कहाँ से पूछेगा, कितना घुमा के पूछेगा, कितनी अंग्रेजी और कितनी हिंदी यूज करेगा। ठीक है, तो चलिए, टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन। लाइट नहीं है, ठीक है, कल भी ऐसे हुआ है यार, दिन भर बैठे रह जाते, लाइट नहीं रहता। चलो चलते हैं, कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करेंगे।